नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में नए बिल्डिंग बायलॉज 2025 आने वाले हैं, तो मैं इस समय बिल्डिंग बायलॉज 2025 पर एक सीरीज बना रहा हूं। इसी सीरीज में मैं आज के वीडियो में बात करूँगा कि कोई भी रेजिडेंशियल भूखंड है विकास प्राधिकरण सीमा के अंतर्गत जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक है, या कोई भी कॉमर्शियल भूखंड है जिसका कि क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर तक है, तो उसके लिए बिल्डिंग बायलॉज 2025 में क्या उल्लेख किया गया है। क्या अब इन भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराए बिना भी निर्माण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किन किन शर्तों पर निर्माण किया जा सकता है, इसका विस्तार से वर्णन में इस वीडियो में करूंगा। जैसा कि बिल्डिंग बायलॉज 2025 के बिंदु संख्या 2.1.2 के उपबिंदु सेकंड में लिखा हुआ है। पहले मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है, फॉर प्लॉट्स ऑफ साइज अप टू 100 स्क्वायर मीटर्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पज एंड प्लॉट्स ऑफ साइज अप टू 30 स्क्वायर मीटर फॉर कॉमर्शियल पर्पज विल नॉट रिक्वायर एनी परमिशन except in the Mela area declared under the Uttar Pradesh Mela Act 1938 and plots in unauthorized layouts of the colonies। बहुत स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है कि 100 वर्ग मीटर तक के वो भूखंड जो आवासीय भूपयोग के अंतर्गत स्थित हैं और 30 वर्ग मीटर तक के वो भूखंड जो कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए चिन्हित किए गए हैं, कॉमर्शियल भूपयोग के अंतर्गत हैं, उनके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है उन पर निर्माण करने के लिए। लेकिन बस यही आपको समझना है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन द मेला एरिया डिक्लेयर्ड अंडर द उत्तर प्रदेश मेला एक्ट 1938। जो घोषित मेला क्षेत्र है मेला एक्ट 1938 के अंतर्गत, उस एरिया पर यह प्रभावी नहीं, उसको छोड़कर। नंबर 1, एंड प्लॉट्स इन अनऑथराइज्ड लेआउट्स ऑफ द कॉलोनीज। मतलब मेला एरिया जो मेला एक्ट 1938 के अंतर्गत सृजित है, अलग अलग शहरों में मेला एरिया घोषित होते हैं, मेला क्षेत्र घोषित होते हैं, उन मेला क्षेत्रों पर ये नियम लागू नहीं है। वहाँ पर आपको अनुमति लेनी पड़ेगी वहाँ के नियमों के अंतर्गत, या मेला क्षेत्र में कोई अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी लिखा हुआ है, एंड का मतलब इसके अलावा, एंड प्लॉट्स इन अनऑथराइज्ड लेआउट्स ऑफ द कॉलोनी। मतलब जो भूखंड किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में स्थित हैं या अनऑथराइज्ड लेआउट जिनके हैं, जिनका लेआउट स्वीकृत नहीं है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, मतलब अवैध कॉलोनी के भूखंडों पर ये नियम लागू नहीं है कि यहाँ आपको 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों पर नक्शे पास कराने की आवश्यकता नहीं है, अथवा 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंड पर आपको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। ये नियम 3 तरह के भूखंडों पर लागू नहीं है। नंबर 1, जो घोषित मेला क्षेत्र है मेला एक्ट 1938 के अंतर्गत, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं है। वहाँ की परमिशन के अलग नियम है, परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये एक अलग बिंदु है, तो मेला क्षेत्र में ये नियम लागू नहीं है। नंबर 2, किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ये नियम लागू नहीं है। मतलब अनऑथराइज्ड कॉलोनी जिसका लेआउट पास नहीं, उसके अंतर्गत आपको निर्माण करने से छूट प्राप्त नहीं है कि आप नक्शा नहीं पास कराएंगे और निर्माण कर लेंगे, या अनऑथराइज्ड लेआउट के अंतर्गत। नंबर 3, अनऑथराइज्ड लेआउट और अनऑथराइज्ड कॉलोनी। मतलब ये जो नियम है ये आपको स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत या मेला क्षेत्र को छोड़कर आवासीय या कॉमर्शियल भूखंड जहाँ मास्टर प्लान में चिन्हित हैं उन पर ही लागू है। जैसे कि पुराने बिल्डिंग बायलॉज में 100 वर्ग मीटर तक के जो भूखंड ओल्ड एंड बिल्टअप एरिया में रेजिडेंशियल भूपयोग के अंतर्गत और बिना अवैध रूप से वो उपविभाजित किए हुए, मतलब मूल रूप से भूखंड 100 वर्ग मीटर तक का था, वहाँ छूट प्राप्त थी। पुराने बिल्डिंग बायलॉज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस नियम में थोड़ा और वृद्धि करते हुए अब स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत या वैध कॉलोनियों के अंतर्गत जो भूखंड आवासीय भूप्रयोग के लिए 100 वर्ग मीटर तक के हैं उन पर लागू है, या कॉमर्शियल भूप्रयोग के हैं 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के उन पर लागू है। किसी भी तरह, बिल्कुल गांठ बांध दिए, किसी भी तरह ये अवैध कॉलोनी में
या अवैध उपविभाजन किए गए लेआउट्स में या ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया के अंतर्गत आवासीय भूप्रयोग के अंतर्गत भी अगर मूल रूप से भूखंड 100 वर्ग मीटर से बड़ा है, उसके विभाजन करके उसको छोटा किया गया है, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं है। आपको केवल स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत, वैध कॉलोनियों के अंतर्गत और मूल रूप से आवासीय भूप्रयोग जहाँ है 100 वर्ग मीटर तक का मूल भूखंड है जिसका विभाजन नहीं किया गया है, या 30 वर्ग मीटर तक का कॉमर्शियल भूखंड है जिसका विभाजन नहीं किया गया, वहाँ पर ही ये नियम लागू हैं। इसके अलावा ये नियम लागू नहीं है। अब इसके आगे एक पैराग्राफ और लिखा हुआ है जिसमें इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि जो वैध कॉलोनियों में स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक की छूट है उसकी क्या प्रक्रिया है, या कॉमर्शियल के लिए 30 वर्ग मीटर तक की छूट है उसकी क्या प्रक्रिया है। आगे मैं बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, प्रोवाइडेड द रेस्ट्रिक्शन शैल बी दैट ऑल प्रोविजंस ऑफ मास्टर प्लान, जोनल प्लान एंड बिल्डिंग बायलॉज हैव बीन फॉलोड, मतलब सारे नियमों का पालन करना है। द एप्लीकेंट हाउएवर नीड्स टू रजिस्टर ऑनलाइन विद ए टोकन अमाउंट ऑफ ₹1, मतलब उनको छूट जहां प्राप्त है स्वीकृत लेआउट या वैध कॉलोनियों के अंतर्गत, वहां पर भी उनको ऑनलाइन आवेदन करना है, रजिस्टर करना है ₹1 टोकन फीस के साथ, एंड ड्यूली सेल्फ सर्टिफाइंग हिज टाइटल, अपना जो भू स्वामित्व है उसको सेल्फ सर्टिफाई करना है, और प्लॉट का साइज, द साइज ऑफ प्लॉट एंड फ्लोर, इट शैल नॉट रिक्वायर ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट, निर्माण के बाद इस साइज के भूखंडों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। एनी प्लॉट बिगर देन 100 स्क्वायर मीटर्स कैन नॉट बी स्प्लिट फॉर दिस पर्पज, और दिस प्रोविजन कैन नॉट बी मिस यूज फॉर टेकिंग अप कंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट और प्रोहिबिटेड और डिस्प्यूट लैंड, मतलब कोई भी भूखंड, जैसे मैंने अभी बताया था, इस पर्पज के लिए स्प्लिट नहीं किया जा सकता है, उसका उपविभाजन नहीं किया जा सकता है, या सरकारी भूमि पर या कोई डिस्प्यूटेड लैंड है उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। इसके आगे लिखा हुआ है, एन ऑनलाइन मैकेनिज्म शैल बी डेवलप्ड फॉर सबमिशन ऑफ ए सेल्फ डिक्लेरेशन इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड एन एफिडेविट, इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा कि सेल्फ मैकेनिज्म काम करेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और एक फॉर्मेट होगा एफिडेविट का भी, वो आपको भर के देना है। ए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस शैल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली ऑन सबमिशन, जब आप उस फॉर्मेट पर और उस ऑनलाइन मैकेनिज्म के अंतर्गत आवेदन करेंगे और आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन के अंतर्गत सूचनाएं होंगी कि ये हमारे स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत है या अनधिकृत कॉलोनी या अनधिकृत विभाजन के अंतर्गत नहीं है, तभी वहाँ से एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस जनरेट होगा जो आप निकाल के अपने पास रख सकते हैं, विच शैल सर्व ए सर्टिफिकेशन फ्रॉम द अथॉरिटी, और वो सर्टिफिकेट ही आपका अथॉरिटी से प्राप्त निर्माण की अनुमति का सर्टिफिकेट माना जाएगा। The onus to ensure authenticity of self-certification and completion with the self-certification lies with the applicant, who shall be held personally accountable and liable in case of false declaration, and action will be initiated against the said person as specified. इसका मतलब हुआ कि जो आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करेंगे और जमा करेंगे, इसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो अकाउंटेबल होगा जो लैंड ओनर है वो, और इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन, अगर कोई असत्य सूचना पाई जाती है, फॉल्स डिक्लेरेशन किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो आवेदन करेगा और ऐसे निर्माण के खिलाफ नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैकेनिज्म ऑनलाइन सिस्टम पर ऐसा तैयार किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिसमें आप अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे कि मेरा भूखंड स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत है, किसी अवैध कॉलोनी का हिस्सा नहीं है, 100 वर्ग मीटर तक का आवासीय भूखंड है या कॉमर्शियल 30 वर्ग मीटर तक का भूखंड है, इसके स्वामित्व प्रमाणित है, इसमें कोई सूचना गलत अंकित नहीं की गई है। उस सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर आपको एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन सिस्टम से जनरेट हो जाएगा, वही आपका स्वीकृत मानचित्र माना जाएगा। लेकिन अगर कोई सूचना सेल्फ सर्टिफिकेशन में आपके द्वारा गलत प्रस्तुत की गई है, स्वामित्व का गलत विवरण दिया गया है जो झूठा पाया जाता है, तो आपके स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध और उस आवेदक व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में
बिल्डिंग परमिट के अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे कि उसमें क्या उल्लेख किया गया है। नमस्कार दोस्तों।